बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंस्ट्रक्ट। ये जो चैप्टर नंबर 11 है फिजिक्स के कंप्यूटर साइंस का। इसके अंदर हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो तमाम जो है ना टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है ना इस चैप्टर का है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज है? कंट्रोल स्ट्रक्चर देखिए ये दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। नंबर एक कंट्रोल, नंबर दो स्ट्रक्चर। जब आप क्वेश्चन के लफ्जी मतलब पे भी गौर करेंगे आप आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। देखिए कंट्रोल का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन हो रही थी उसको कंट्रोल करना है, और स्ट्रक्चर से मुराद आप प्रोग्राम ले लें कि स्ट्रक्चर एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को कंट्रोल करना है। कब? जब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, जब प्रोग्राम चल रहा है। यानी जब प्रोग्राम चल रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जीक्यूशन को हमने कंट्रोल करना ही तब है जब वो प्रोग्राम चल रहा होगा। तो जब प्रोग्राम चल रहा है उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, यानी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या स्टेटमेंट्स का एक पूरा सेट हो सकता है। दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब इसकी डेफिनेशन पे गौर करें। सबसे पहली चीज आप ये देखें स्टेटमेंट से क्या मुराद होगी। स्टेटमेंट से मुराद ये है कि हम जो कोड लिख रहे हैं इसकी एक लाइन स्टेटमेंट कहलाएगी। यानी हमने एक लाइन लिखी, ये एक स्टेटमेंट है। हमने दूसरी लाइन लिखी, ये भी एक स्टेटमेंट है। हमने तीसरी लाइन लिखी, ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, या इनका कॉम्बिनेशन सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब ये अगर हम अकेला वन को बोलेंगे ना तो ये एक स्टेटमेंट होगी, या अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अकेली एक स्टेटमेंट होगी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अकेली एक स्टेटमेंट होगी। लेकिन जब इनको हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह बंद कर देंगे तो इसको हम सेट ऑफ स्टेटमेंट बोलेंगे। क्लियर है? आगे देखेंगे। इसको कहा गया दैट आर यूज्ड, यानी जो इस्तेमाल हो रही है किसमें? कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कंट्रोल करने के लिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी ये स्टेटमेंट चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, इसके फ्लो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब सवाल ये है कि ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके कितने मेथड हैं? इसके चार बेसिक मेथड हैं। पहला है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर हो गया पहला। दूसरा जो है वो है सिलेक्शन, सिलेक्शन स्ट्रक्चर हो गया। जो तीसरा है वो है रेपिटिशन, इसका दूसरा नाम लूप है। और जो चौथा है वो है स्विच। ये चार बेसिक मेथड है इसके। अच्छा, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले देखेंगे सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जिस तरतीब के साथ प्रोग्राम लिखा गया है, जिस तरतीब के साथ प्रोग्राम लिखा गया है उसी तरतीब के साथ उसको एग्जीक्यूट करवाना है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने स्टेटमेंट 1 चलाई उसके बाद 3 चला रहा हूं। यह सीक्वेंस स्ट्रक्चर नहीं है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि अगर पहले लाइन नंबर 1 चली है, अब लाइन नंबर 2 चलेगी। जब लाइन नंबर 2 भी चल जाएगी
तो फिर लाइन नंबर 3 चलेगी। तो ये हो गया सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ये तो सिंपल है, इसके अंदर कोई इतनी बहुत जो है ना टफ बात नहीं है जो आपको समझना है। आपने जस्ट इतना ही ध्यान में रखना है कि जिसके अंदर स्टेटमेंट जो है ना उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही है जिस ऑर्डर में प्रोग्राम के अंदर लिखी गई है। यानी इसके अंदर जो अहम चीज है वो है स्टेटमेंट का ऑर्डर। यानी इसके अंदर स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, उसकी तरतीब चेंज नहीं हो सकती। जिस तरतीब के अंदर प्रोग्राम लिखा गया है उसी तरतीब में प्रोग्राम चलेगा। जस्ट आपने इतना ही इसके बारे में ज़हन नशीं रखना है कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन के आगे मजीद किस्में हैं, कौन कौन से हैं? इफ कह लें ताकि स्विच जो है उसी में आएगा। इफ हो गई, इफ एल्स हो गया, इफ एल्स, इफ हो गया, और चौथी है स्विच। ये 4 स्टेटमेंट्स है ना, इफ एल्स, इफ और स्विच। ये 4 स्टेटमेंट किस में चलेंगी? ये 4 स्टेटमेंट जो है ये सिलेक्शन में आती हैं। ये 4 स्टेटमेंट सिलेक्शन में आएंगे। यानी इफ भी, इफ एल्स भी, इफ भी और स्विच भी। अब यहां पे मैं एक बात क्लियर कर दूं स्विच के बारे में। स्विच जो है ना सिर्फ 2 डेटा टाइप पे यूज हो सकता है। या तो डेटा टाइप इंट होनी चाहिए या डेटा टाइप वो 4 होनी चाहिए। इंट और 4 अगर डेटा टाइप है तो आप स्विच को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोट के लिए जो है ना स्विच इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये बात आप क्लियर कर लें। इसके बारे में आप इतना ही नशीन कर लें कि स्विच जो है ना किस डेटा टाइप पे वर्क करता है। ये 8 पे करता है और 4 पे करता है। इशारे वाली वैल्यू पे जो है ना ये वर्क नहीं करता। लेकिन ये जो 3 है ना, इफ एल्स और इफ एल्स इफ, इन तीनों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इफ क्या है? इफ के अंदर जो है आप ऐसे इफ लिखेंगे एक कीवर्ड के तौर पे, फिर लिखेंगे शर्त, जो आपकी कंडीशन है, शर्त कह ले या कंडीशन कह ले, फिर उसके बाद है बॉडी। यानी ये इफ है, क्या लिखा? इफ लिखा, इफ के अंदर शर्त लिखी यानी कि कंडीशन लिखी, फिर उसकी क्या लिखी? बॉडी लिखी। अब होगा क्या? अब इसके अंदर 2 बात हमें समझ आ रही हैं। कौन कौन सी? कि या तो कंडीशन ठीक होगी यानी ट्रू होगी, या फिर क्या होगी? कंडीशन गलत होगी। कंडीशन के 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या ठीक होगी या गलत होगी, तीसरी तो बात ही नहीं है। तो कंडीशन की बेसिकली 2 ही जो है हालतें हैं, या ठीक होगी या गलत होगी। अगर ठीक होगी तो ये बॉडी चलेगी, ठीक होगी तो बॉडी चलेगी। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो बॉडी नहीं चलेगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ऐसी सिचुएशन भी है कि इफ की बॉडी न चले? ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल भी बनती है कि इफ की बॉडी न चले? हाँ, उस सूरत में बनती है जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उस सूरत में जो है ना इफ की बॉडी नहीं चलेगी। तो इफ की बॉडी कब चलेगी? इफ की बॉडी तब चलेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इफ उस सूरत में जो है ना एग्जीक्यूट करेगी इसकी बॉडी जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ जो है वर्क ही नहीं करेगा, यानी आप कोई चीज स्क्रीन पे दिखाई ही नहीं देगी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा है इफ एल्स। इफ एल्स क्या है? देखिए यही इफ दूसरा लिखा हुआ है, चलिए मैं बोर्ड साफ करके दोबारा लिख देता हूं, मुझे दीजिएगा। इफ एल्स के बारे में कि इफ एल्स क्या है। देखिए हमारे पास इफ हमने लिखा उसी तरह, फिर उसके बाद में क्या लिखी? कंडीशन लिखी या शर्त लिखी। कंडीशन लिखने के बाद क्या होगी? जिसकी बॉडी होगी। फिर दूसरा इसका ऑप्शन लिखा हुआ है एल्स, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? एल्स लिखेंगे, और यहां भी क्या होगी? इसकी बॉडी होगी। ये इसका सिंटैक्स है, जनरल सिंटैक्स है इफ एल्स का। अब क्या होगा जी? अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये इफ वाला पोर्शन चलेगा,
अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये इफ वाला पोर्शन तो नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, फिर चलेगा एल्स वाला पोर्शन। यानी अगर इफ एल्स में आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, इफ एल्स के अंदर अगर प्रोग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी लाजमी चलेगी, एक लाजमी चलेगी। अब हमने इफ में देखा था बॉडी एक थी, एक ही बॉडी थी, वो बॉडी तब चल रही थी जब कंडीशन ट्रू थी। अगर कंडीशन गलत हो गई थी बॉडी नहीं चल रही थी। लेकिन यहां पे बॉडी दो है, एक बॉडी इफ की है, एक बॉडी एल्स की है। पहले चेक होगा, कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ठीक हो जाती है तो इफ वाली बॉडी चलेगी। ये बात आपने याद रखनी है कि इफ वाली बॉडी तब चलेगी जब कंडीशन ठीक होगी, जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर इफ वाली कंडीशन गलत हो जाती है, इफ वाली बॉडी नहीं चलेगी, फिर चलेगी एल्स वाली बॉडी। यानी एल्स वाली बॉडी तब चलेगी जब कंडीशन गलत होगी। एक और बात आप ये देख लें, अगर आपने इफ लिखा है, इफ के बाद एल्स लिखा है, यानी इफ के साथ आप एल्स लिख रहे हैं, ठीक है। आपने इफ को सिर्फ इफ लिखा, एल्स वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी, फिर भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एल्स को लिख दें और इफ को ना लिखें, ये नहीं हो सकता। एल्स के लिए इफ वाली कंडीशन लिखना जरूरी है। अगर आप एल्स लिख देंगे, इफ नहीं लिखेंगे, एरर आएगा और सिंटैक्स एरर आएगा। तो क्या बात समझ आई हमें? यहां से हमें यह समझ आया कि इफ के साथ एल्स जरूरी नहीं है, लिखे तो भी ठीक है, न लिखे तो भी ठीक है, लेकिन एल्स के लिए इफ जरूरी है। एल्स जो है ये बगैर इफ के बात नहीं करता, तो एल्स के लिए इफ जरूरी है। ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, एल्स के लिए इफ जरूरी है, इफ के लिए एल्स जरूरी नहीं है। एक और बात भी आप समझे, मैंने लिखा इफ, फिर मैंने लिखी कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद मैंने स्टेटमेंट 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, फिर मैंने लिख दिया एल्स। फिर मैंने क्या किया, स्टेटमेंट 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी। अब क्या होगा, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों कोड्स के अंदर, और यही चीजें वो आपसे पेपर में पूछेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसके साथ पहली ही जो है ना स्टेटमेंट असाइन होगी, मंसूब हो जाएगी। जैसे आप कहते हैं ना एसोसिएटेड कोड, यानी मंसूब करता कोड, तो ये पहली लाइन हो रही है। दूसरी और तीसरी लाइन, दूसरी और तीसरी लाइन जो है ये अब इफ कंडीशन के साथ मंसूब नहीं है। इसके अंदर ब्रैकेट थी, लाइन इधर भी 3 थी, लेकिन ये एक ब्लॉक में लिखी हुई थी, तो ये तीनों लाइनें जो हैं ये इस कंडीशन से एसोसिएटेड थी। लेकिन यहां पे सिर्फ कंडीशन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 है, वो कंडीशन से एसोसिएट है। बाकी जो कंडीशन 2 है, सॉरी स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3 है, ये कोई एसोसिएट नहीं है इससे। अब होगा क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, वेल एंड गुड, स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो स्टेटमेंट नंबर 1 नहीं चलेगी, लेकिन स्टेटमेंट 2 चलेगी, क्योंकि इस स्टेटमेंट 2 का इस कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 आजाद है, ये चलेगी। स्टेटमेंट 3 भी चलेगी। यानी अगर कंडीशन ठीक हो जाती है फिर तो 1 चलेगी, कंडीशन गलत हो जाती है 1 नहीं चलेगी, लेकिन 2 और 3 चलेंगी। अब क्या होगा, फिर आ जाएंगे एल्स पे। जब एल्स पे आएंगे, अब जो ये इफ है, इस एल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस इफ का ताल्लुक सिर्फ यहां तक था। ये दरमियान में 2 और 3 स्टेटमेंट आ गई है। 2 और 3 स्टेटमेंट आई तो ये बिल्कुल जो है एल्स इससे आजाद हो गया है। अब यहां पे जैसे ही कंपाइलर पहुंचेगा एरर दे देगा कि ये आपने गलत लिखा हुआ है, इसके लिए इफ चाहिए। एक और जो है सिचुएशन बन सकती है, अगर लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 ना हो, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 ना हो, फिर एरर नहीं आएगा, एल्स चल जाएगा। लेकिन इस एल्स के साथ भी सिर्फ ये 1 जो है ना एसोसिएट है, ये 2 और 3 फिर भी नहीं है। ये बात क्लियर है? तो ये है इफ और इफ एल्स के दरमियान फर्क है। और दूसरा ब्लॉक में
और बगैर मुलाक के इफ एल्स कैसे काम करेगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी इफ एल्स इफ। अब उसका मैं आपको सिर्फ इंट्रो दूंगा क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ये मैंने आपको समझा दिया है। इफ एल्स इफ जो है ना हम कब यूज करेंगे, इफ एल्स को कब यूज करेंगे और इफ एल्स इफ को कब यूज करेंगे। इफ एल्स तब यूज होगा जब कंडीशन एक होगी, सिर्फ एक कंडीशन है, एक कंडीशन होने की सूरत में आप इफ एल्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कंडीशंस एक से ज्यादा आ गई हैं फिर एक इफ से काम नहीं चलेगा, फिर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगी, तो आपको एक से ज्यादा कंडीशन इस्तेमाल करना होगी, तो फिर आपको इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करना होगा। बाकी कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सिंटैक्स का फर्क है, मैं आपको वो बता देता हूं। यानी आपने इफ लिखा फिर क्या लिखी कंडीशन, नजर आ रहा है ना। अच्छा उसके बाद ये हो गया, फिर एल्स लिखेंगे, फिर इफ, इसके साथ भी क्या लिखेंगे कंडीशन, यहां पे कंडीशन 1 थी, यहां पे कंडीशन 2 थी, फिर इधर आ जाएंगे, फिर हम कंडीशन नंबर 3 लिखेंगे, फिर एल्स इफ लिखेंगे, कंडीशन 3, फिर और लास्ट पे आप सिर्फ एल्स लिखेंगे, लास्ट में आप लोग सिर्फ एल्स लिखेंगे और ऐसे बंद कर देंगे। मेरे पास जो काम थी मैं साथ लिख दिया है, आपने नीचे लिखना है। अब क्या होगी, अगर बिलफर्ज तमाम जो है ना क्या होती है कंडीशन गलत हो जाती है, तो ये एल्स तब चलेगा। पहले तो आप ये देखें ना, ये पहली कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है पहली ही, तो यहीं पे जो है क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं। अगर पहली कंडीशन ठीक नहीं होती, गलत हो जाती है, वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। हो सकता है दूसरी कंडीशन ठीक हो, अगर दूसरी कंडीशन ठीक हुई तो ये वाला कोड चलेगा। हो सकता है ये कंडीशन भी गलत हो, मुमकिन है। क्या होगा, फिर कंडीशन नंबर 3 चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये कोड चल जाएगा। अगर ये कंडीशन भी गलत हो जाती है फिर क्या होगा, फिर ये आखिर वाला बाय डिफॉल्ट चल जाएगा। तो ये बेसिक वर्किंग थी इफ की, इफ एल्स की और इफ एल्स इफ की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।